चलिए, ये हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो है और ये हमारा है पार्ट 1 आप कह सकते हैं, या पर डे हम करंट का वीडियो डालेंगे। ठीक है, ये यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगामी जो आपकी परीक्षा है यूपी पीसीएस और यूपीएससी 2022 की, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम सीरीज चला रहे हैं, एक हमारे चैनल पे हम सीरीज चला रहे हैं क्या, एनसीईआरटी की। तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देख लें। एनसीईआरटी सीरीज ज्योग्राफी उसमें क्लास 6 की हमने कवर कर दी है, अब हम हिस्ट्री क्लास 6 की कवर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आज के इस करंट वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो ये हमारा वीडियो होगा, इसमें हम देखेंगे सेंसस, ठीक है, जनगणना क्या होती है, और फिर देखेंगे एनपीआर क्या है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और सीएबी क्या है, सीएए क्या है, और एनआरसी क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आप कवर करेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम बात करते हैं सेंसस क्या होता है। ठीक है, जनगणना, जनगणना क्या है, तो देखिए जनगणना क्या होता है, देश में जनसंख्या का आकार, देश में जनसंख्या का आकार, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति, देश में जनसंख्या का आकार, सामाजिक आर्थिक स्थिति और अन्य विवरण इसमें शामिल होते हैं। यही होता है जनगणना। सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी, सबसे पहली जनगणना तो ये हुई थी 1872 में, 1872 में हुई थी। और गवर्नर जनरल कौन था उस समय, तो लॉर्ड मेयो था, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट जनगणना कब हुई थी, विधिवत रूप से, ठीक है, संपूर्ण जनगणना जिसे कहते हैं संपूर्ण जनगणना, वो हुई थी 1881 में, और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, इसके बाद से प्रति 10 वर्ष पर जनगणना की जाने लगी। अब बात आती है कि ये जनगणना सेंसस कौन करता है, कौन करता है, तो गृह मंत्रालय, भारत सरकार का गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, जनगणना आयुक्त। तो गृह मंत्रालय के अधीन कौन है, महापंजीयक और जनगणना आयुक्त, यही जनसंख्या करने के लिए उत्तरदायी है, यही जनसंख्या या यही जनगणना करती है। ठीक है, यही सेंसस करती है। ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर हो गया ये। अब कौन कौन सा डेटा इसमें एकत्र किया जाता है, कौन कौन सा डेटा एकत्र किया जाता है, तो एक हो गया आपका जनसांख्यिकी, ठीक है, आर्थिक गतिविधि का डेटा, आर्थिक गतिविधि का डेटा, साक्षरता और शिक्षा का डेटा, साक्षरता और शिक्षा का डेटा इसमें एकत्र किया जाता है। आवास और घरेलू सुविधाएं, घरेलू सुविधाएं, शहरीकरण, प्रजनन, मृत्यु दर, SC ST से संबंधित डेटा और भाषा, लैंग्वेज। ठीक है, तो ये सारे इसमें डेटा एकत्र किया जाता है। कौन करता है, गृह मंत्रालय के अधीन है महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। तो ये पहली, सबसे पहले जनगणना कब स्टार्ट हुई थी और विधिवत रूप से पूरा संपूर्ण जनगणना कब स्टार्ट हुई थी। अब हम बात करते हैं एनपीआर की। एनपीआर क्या होता है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। ये क्या होता है, तो ये देश के सामान्य निवासियों,
देश के सामान्य निवासियों का रजिस्टर है। जो देश के निवासी हैं उनका डेटा इसमें रहता है और इसमें नागरिकता की विस्तृत पहचान का डेटाबेस होता है। एनपीआर क्या होता है? तो देश के सामान्य निवासियों का रजिस्टर है। इसमें नागरिकता के विस्तृत पहचान का डेटाबेस एकत्र किया जाता है और गांव स्तर तक हर एक चीज़ इसमें होता है। गांव स्तर तक स्थान आदि का विवरण भी इसमें दिया जाता है, यानी आपका पूरा डिटेल। और इसे समय समय पर अपडेट भी किया जाता है, समय समय पर अपडेट किया जाता है, अद्यतन समय समय पर इसे अपडेट किया जाता है। ठीक है। भारत के प्रत्येक निवासी के लिए एनपीआर में प्रत्येक निवासी के लिए पंजीकरण आवश्यक है। प्रत्येक निवासी के लिए पंजीकरण आवश्यक है, रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, इसमें एनपीआर में आवश्यक है। अब बात करते हैं कि निवासी कौन होता है। ठीक है। तो गृह मंत्रालय के अनुसार कौन निवासी है? वो व्यक्ति जो कम से कम पिछले 6 माह से किसी स्थानीय क्षेत्र में रहता हो। जो कम से कम पिछले 6 माह से किसी स्थानीय क्षेत्र में रहता हो वो होगा निवासी, या अगले 6 माह तक रहने का वादा करता हो, स्थानीय क्षेत्र में रहता हो। ठीक है। तो एनपीआर क्या है? सिंपली निवासियों का एक रजिस्टर है जिसमें उसकी A to Z सारा विवरण उसका जो है उसमें उसके गांव स्तर तक का स्थान का सारा विवरण, सारी पहचान उसकी उसमें डिटेल रजिस्टर्ड रहेगी और ये समय समय अपडेट भी होता है और प्रत्येक निवासी को एनपीआर में अपनी एंट्री करवाना आवश्यक है। ठीक है। तो ये हो गया एनपीआर। अब देख लेते हैं सीएबी क्या है। देखिए सीएबी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। एक होता है नागरिकता अधिनियम। कब बना था? 1955 में। नागरिकता अधिनियम ये बना था 1955 में। अब इसमें संशोधन करने के लिए बिल लाया गया तो वो हो गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ये जब संसद में कोई सांसद या कोई मंत्री ये बिल लेकर आता है, विधेयक लेकर आता है कि हम इस नागरिकता अधिनियम 1955 में कुछ संशोधन करना चाहते हैं, तो उसको कहा जाता है सीएबी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। लेकिन जब ये संसद के दोनों सदनों द्वारा पास हो गया, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पास हो गया और अंत में राष्ट्रपति ने इस पर अपनी सहमति भी स्वीकृति भी दे दी। राष्ट्रपति ने स्वीकृति भी प्रदान कर दी, स्वीकृति भी दे दी। तब ये क्या हो गया? CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो अब चूंकि ये अधिनियम बन चुका है, जब तक ये संसद में था इसे CAB कहा जाता था। जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई तो अब CAB का कुछ नहीं रह गया है, CAB बन गया है CAA। ठीक है। अब CAA क्या होता है ये? तो इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले देखिए इसका उद्देश्य क्यों संशोधन किया गया है ये नागरिकता अधिनियम में। तो इसका उद्देश्य है कि इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, ये 3 देशों में, ठीक है, इन 3 देशों में जिन अल्पसंख्यक समुदायों, इन 3 देशों में जिनके साथ धार्मिक प्रताड़ना हुई है। अब जाहिर सी बात है मुस्लिम बहुल कंट्रीज़ हैं तो मुस्लिमों के साथ धार्मिक प्रताड़ना नहीं होगी। तो जिनके साथ धार्मिक प्रताड़ना हुई है, यहाँ शब्द भी जोड़ दिया गया है धार्मिक। तो जिनके साथ धार्मिक प्रताड़ना हुई है या हो रही है, ठीक है, और जो 31 दिसंबर 2014 या इससे पूर्व भारत आ गया हो,
उसे क्या किया जाएगा, उसे भारतीय नागरिकता दी जाएगी, उसे भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इसीलिए ये संशोधन बिल लाया गया है, नागरिकता दी जाएगी। इसमें क्या कहा गया है, तो देखिए इसका उद्देश्य है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन तीनों देशों में धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हुए जो व्यक्ति हैं वो, और उनमें से वो व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 या इससे पूर्व भारत आ गए हैं, वो उनको भारतीय नागरिकता दी जा सकती है, दी जाएगी। ठीक है, तो ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। मेन उद्देश्य इसका यही है कि जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोग हैं इन 3 देशों में, उनको भारतीय नागरिकता दिया जाए। अब इसमें क्या है, सीए के माध्यम से क्या होगा, तो विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता दी जा रही है। तो विदेशी नागरिक थे, विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता दी जा रही है। ठीक है, भारतीय नागरिकता दी जा रही है, और धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों को नागरिकता दी जा रही है। और ये जो सीएए है ये पूरे देश में लागू है। तो सीए क्या हो गया, मेन उद्देश्य इसका यही है कि इन 3 देशों में जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोग हैं उनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इसका कहने का आशय है कि विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी, वो भी 3 देशों से संबंधित लोगों को। ये पूरे देश में लागू है। अब हम बात करते हैं एनआरसी की, नेशनल देखिए एनआरसी क्या है, विदेशी घुसपैठियों को नागरिकता छीनी जाएगी। अब हमने अभी देखा था सीएए क्या है, तो विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और एनआरसी का उद्देश्य क्या है, तो जो विदेशी नागरिक हैं उनको भारत से, जो घुसपैठिए हैं, ठीक है, विदेशी नागरिक नहीं कहते, जो घुसपैठिए हैं, जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश किए हैं, उनकी नागरिकता छीनी जाएगी। तो उन लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा। जो 24 मार्च 1971 में क्या गया, एनआरसी में कहा गया है कि उन लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा, उन लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा, जो भारत का नागरिक माना जाएगा, जो क्या है, तो 24 मार्च 1971, क्योंकि इस समय क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में, जब बांग्लादेश बना था, वो पूर्वी पाकिस्तान पहले, फिर बांग्लादेश बन गया। तो उस समय क्या हुआ था, बहुत सारे बांग्लादेशी जो थे वो असम और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में बहुत सारे अवैध रूप से प्रवेश कर गए थे, जिससे वहाँ की लोकल जो स्थानीय लोग थे उनका कल्चर बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बहुत आंदोलन हुआ था, तब जाके ये बात हुई थी कि भाई एनआरसी किया जाएगा। तो 24 मार्च 1971 को या फिर इससे पहले भारत के नागरिक हों, उन्हीं लोगों को भारत में रहने दिया जाएगा। एनआरसी कहता है कि जो लोग, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के बारे में कहा गया है कि जो लोग 24 मार्च 1971 के पहले भारत या 19 मतलब इस दिन को या इससे पहले भारत के नागरिक होंगे, उन्हीं लोगों को भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन है ये, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। ठीक है, अभी तक, अब ये कहाँ हुआ है, ये पूरे देश में लागू नहीं है, ये अभी तक केवल असम में लागू किया गया है, अभी तक केवल असम में लागू किया गया है, पूरे देश में लागू नहीं किया गया, असम में लागू किया गया है। ठीक है, और उद्देश्य इसका क्या था, इसका असम में लागू करने का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य ये था कि जो असम में घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेशी लोग हैं, घुसपैठिए हैं, जो अवैध रूप से आए हैं असम में, घुसपैठिए हैं, उनको राज्य से बाहर करना। जो असम में घुसपैठिए हैं उनको राज्य से बाहर करना या देश से बाहर करना। तो अब देखिए, इसका किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, धर्म से कोई लेना देना नहीं है, और ये अभी तक केवल असम में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो विदेशी घुसपैठियों की नागरिकता छीनी जाना। तो अब डिफरेंस देख लीजिए, सीएए और एनआरसी में क्या डिफरेंस है। सीएए में क्या कहा गया है कि विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी जा रही है, इसमें जो अवैध रूप से विदेशी भारत में आए हैं उनको
मतलब बाहर किया जा रहा है, उनकी नागरिकता छीनी जा रही, जिन्होंने अवैध रूप से नागरिकता प्राप्त की है। इसके ये क्या है, धार्मिक रूप, इसका आधार क्या है, धार्मिक है। धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों को नागरिकता दी जा रही है। इसमें धर्म से कोई लेना देना नहीं, जो भी अवैध है बाहर किया जाएगा। और CAA पूरे देश में लागू है, जबकि NRC पूरे देश में लागू नहीं है, ये अभी सिर्फ असम में लागू किया गया है। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है, देखिए लोगों का कहना ये है कि जो NPR है, पॉपुलेशन रजिस्टर जब बनेगा उसमें पूरे मतलब देश के लोगों का जितने निवासी हैं उनका डेटा एकत्र किया जाएगा। तो लोगों का ये कहना कि जब NPR NRC की दिशा में पहला कदम है, इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि NPR NRC को जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो ये था हमारा सेंसस, NPR, CAB, CAA और NRC। ठीक है, तो ये हमारा आज का करंट का वीडियो है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।